हाय फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पाल कला की विशेषताओं को देखेंगे जो बीपीएससी में लगातार पूछते आए हैं। तो पाल कला की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले इसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें भूमिका लिखेंगे, फिर इसकी विशेषता स्थापत्य, फिर मूर्ति कला हो जाएगा, फिर चित्रकला हो जाएगा, स्थापत्य हो जाएगा इसकी विशेषता, फिर चित्रकला हो जाएगा, फिर लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। तो स्थापत्य के अंतर्गत हमारा हो जाएगा बौद्ध हो जाएगा एवं हिंदू मंदिर आ जाएगा, एवं चित्रकला के अंतर्गत आ जाएगा पांडुलिपि आ जाएगा और भित्ति चित्र आ जाएगा, और इसका निष्कर्ष लास्ट में हो जाएगा। फिर बौद्ध के भी अंतर्गत हम बांटेंगे, इसके स्तूप, स्तंभ, विहार हो जाएगा, और फिर हिंदू के अंतर्गत मंदिर, हिंदू मंदिर, और फिर मूर्ति कला के अंतर्गत कांस्य एवं पत्थर की मूर्ति की विशेषताओं के बारे में उसका वर्णन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भूमिका देंगे। तो भूमिका के अंतर्गत हम यह लिख सकते हैं, कला मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की अभिव्यक्ति मानी जाती है, साथ ही इससे किसी काल विशेष की संस्कृति की भी पहचान होती है। इस दृष्टिकोण से पाल कला का विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे न सिर्फ मौर्य काल से विकसित हो रहे बिहार की समृद्धशाली कला परंपरा को निरंतरता एवं विस्तार मिला, वरन आगे चलकर इसका प्रचार प्रसार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ। तो पाल कला की प्रमुख विशेषता को स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के विभिन्न रूपों के विकास के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह हमारा इतना भूमिका हो गया। अब इसकी विशेषता यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से एक इस तरीके से सजा देंगे। पाल कला यहाँ पर लिख देना है। फिर इसकी स्थापत्य हो जाएगा, विशेषता स्थापत्य के अंतर्गत हिंदू मूर्ति कला हो जाएगा। फिर बौद्ध के अंतर्गत स्तूप, विहार एवं चैत्य हो जाएगा। फिर मूर्ति कला के अंतर्गत कौन कौन सी मूर्तियाँ आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा कांस्य की मूर्ति एवं पत्थर की मूर्ति। फिर तीसरा जो चित्रकला है उसमें आ जाएगा पांडुलिपि एवं भित्ति चित्र। इतना हमको सबसे पहले इसको लिख देना है, उसके बाद आगे चलना है। फिर स्थापत्य कला शुरू करना है। सबसे पहले हमारा स्थापत्य कला की विशेषता शुरुआत होती है। देखिए विशेषता है इसकी, स्थापत्य कला की विशेषता क्या है। अधिकांशतः ईंट निर्मित, कुछ में पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है। धर्म से प्रभावित, विशेषकर बौद्ध धर्म, पाल वंशीय शासक, बौद्ध अनुयायी तथा हिंदू मंदिर भी। यह हमारा स्थापत्य कला की विशेषता हो जाएगा। अब इतना स्थापत्य कला की विशेषता दो को लिख कर उसके बाद बौद्ध कला के इसमें प्रमाण देना है कि कहाँ कहाँ पर बौद्ध कला का प्रमाण पाया गया है। तो सबसे पहले महाविहार। पाल काल में बौद्ध स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण महाविहार है के संदर्भ में दिखाई पड़ते हैं। इन विहारों का निर्माण मूलतः भिक्षुओं के निवास तथा शैक्षणिक दृष्टि से किया गया था। मतलब कि जो महाविहार का निर्माण किया गया था वो भिक्षुओं के निवास के लिए तथा ज्ञान अर्जन की दृष्टि से किया गया था। प्रमुख महाविहार कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो ओदंतपुरी बिहार शरीफ वर्तमान में अवशेष नहीं है। जो गोपाल इसके निर्माता थे, जो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया, उसके अवशेष अभी नहीं है। फिर विक्रमशिला महाविहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माता धर्मपाल थे। उसके बाद सोमपुर जो वर्तमान बंगाल देश में है,
इसके निर्माता का पता नहीं है। तो इसका भी हम वर्णन कर देते हैं कि विक्रमशिला महाविहार पाल महाविहारों में सर्वाधिक चर्चित एवं उत्कृष्ट है। विक्रमशिला महाविहार यह नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाविहार है। महत्वपूर्ण संरचना एवं विशेषता, इसकी संरचना का वर्णन कर देना है कि प्रवेश द्वार, खुला आंगन, विभिन्न कमरे 2 मंजिला इसमें थे, सीढ़ियाँ आदि थे। फिर इसका चित्र हमें दे देना है कि यहाँ पर कमरे ये सब थे, और उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा ये खुला आंगन थे, ये प्रवेश द्वार हो जाएगा, ये बरामदा, खुला बरामदा हो जाएगा। फिर खुला बरामदे के किनारे कमरे बने हुए थे जिसमें भिक्षु अपने ज्ञान अर्जन करते थे एवं वहाँ रहते थे। ये हो गया महाविहार का संरचना हो जाएगा। उसके बाद आगे चलेंगे। फिर इन सब महाविहारों के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशियाई शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जिसके शैली पर देशी एवं विदेशी दोनों को तत्व प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। मतलब कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र ने जिस नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, उसकी जो शैली है वह देशी एवं विदेशी शैली दोनों का तत्व उस पर प्रभाव पड़ता है। मतलब देखने पर लगता है कि इस पर विदेशी का भी प्रभाव है एवं देशी का भी प्रभाव। अब हो जाएंगे स्तूप। ये सब पाल कला की विशेषता हो गए। तो ये भी एक बड़ा विशेषता है। पाल कला के सब पहले से चली आ रही स्तूप निर्माण की परंपरा भी व्यवस्थित विकास हुआ है। पालकालीन स्तूपों का संरचना को निम्नलिखित आरेखों से समझा जा सकता है। तो इस पाल जो स्तूप है इसका निर्माण जो विकास कैसा था, इसको फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्तूपों के माध्यम से बुद्ध के अवशेष एवं प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाती थी। तो स्तूप का चित्र यहाँ दिया गया है। ये एक अंडाकार आकृति के एक स्तूप थे जिसके ऊपर छत्र थे, उसके बाद दृष्टि थे, फिर हार्मिक यहाँ पर थे, फिर मेघी थे, फिर प्रदक्षिणा पथ थे चारों ओर घुमा हुआ जिस पर भिक्षुक चक्कर लगाते थे। फिर यहाँ पर वेदिका थे जिसके चारों ओर दीवार खड़ी थे, यहाँ से प्रवेश द्वार थे। यह हमारा स्तूप हो गया है। फिर चैत्य बौद्ध मंदिर। पाल काल में सबसे पहले से आ रहे चैत्य निर्माण परंपरा का भी विकास हुआ, जिसके प्रमाण पालकालीन क्षेत्रों में मिलते हैं। चैत्य के संरचना का स्वरूप को निम्नलिखित आरेखों से समझा जा सकता है। तो चैत्य का जो संरचना था उसका बनावट था इस प्रकार से था। प्रवेश द्वार यहाँ से था, उसके चारों ओर देखिए ये जो बीच बीच में था वह स्तंभ था, इसके जो चारों तरफ किनारा था वह प्रदक्षिणा पथ था। फिर हिंदू मंदिर हो जाए, ये सब पालकालीन की विशेषता हो गए। स्थापत्य हो जाएंगे, स्तूप हो गए हैं, हिंदू मंदिर हो जाएंगे, फिर ये वाला चैत्य हो जाएगा बौद्ध मंदिर, फिर हिंदू मंदिर। पाल काल में कुछ चर्चित मंदिरों के भी प्रभाव मिलते हैं, जैसे गया का विष्णुपद मंदिर। इसकी प्रमुख विशेषता इसके अर्धमंडप की संरचना है। अन्य मंदिरों में कहलगांव का गुफा मंदिर उल्लेखनीय है। पालकालीन मंदिरों पर उत्तर भारतीय मंदिर निर्माण शैली, नगर निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब पाल मूर्ति कला, वो तो हमारा हो गया था किसका, ये हमारा हो गया था स्थापत्य। इतना था जो आपको इतना बताएं, ये हमारा स्थापत्य था। इसमें हिंदू के अंतर्गत मंदिर के बारे में आपको बता दिए, बौद्ध के अंतर्गत स्तूप, विहार एवं चैत्य के बारे में बता दिए। अब मूर्ति कला की विशेषता के बारे में आपको बताएंगे। ये हो जाएंगे, ये हमारा मूर्ति कला पाल काल की विशेषता।
तो ये पाल काल की महत्वपूर्ण विशेषता मूर्ति कला थी, जिसको दो भागों में बांटा गया था, कांसे की मूर्ति एवं पत्थर की मूर्ति में बांटा गया था। पाल काल के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में मूर्ति कला का भी उल्लेख स्थान है। विशेषकर इस समय में बने कांसे की मूर्तियों की तुलना इसी समय पाल वंश के समकालीन में दक्षिण भारत में चोल कांसे की मूर्तियों से की जा सकती है। पाल कालीन मूर्ति कला का स्वरूप मुख्यतः गुप्त काल की मूर्तियों से प्रेरित है। मतलब पाल काल में जो मूर्ति कला का स्वरूप है वह गुप्त काल की मूर्ति कला से ही प्रेरणा से बना हुआ है। पाल कालीन मूर्ति कला को दो भागों में देखा जा सकता है। पहला है कांसे की मूर्ति के रूप में और दूसरा है पत्थर की मूर्ति के रूप में। तो कांसे की मूर्तियाँ की विशेषता क्या हो जाएगा, तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह हो जाएगा कि पाल मूर्तियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट यह है। फिर यह मूर्ति जो है वह सांचे में ढाला हुआ है और यह अलंकरण युक्त है, मतलब इसमें सजावट ज़्यादा किया गया है, डिजाइन वगैरह ये सब ज़्यादा इसमें दिया गया है। इसके कांसे की मूर्ति के प्रमुख मूर्तिकार कौन थे, तो इसमें धीमन एवं बीतफाल महत्वपूर्ण मूर्तिकार थे। कांसे की मूर्तिकार जो पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे, नालंदा के निवासी थे। कांसे की मूर्तियाँ मुख्यतः धर्म से प्रभावित है, बौद्ध धर्म से प्रभावित है एवं हिंदू धर्म से प्रभावित है। मूर्तियों में बुद्ध एवं बौद्धित्व की मूर्तियों का उल्लेख है। जो इसमें मूर्ति बनाई गई है उसमें बुद्ध एवं बौद्धित्व की मूर्तियाँ उल्लेख है। एवं हिंदू धर्म से प्रभावित इन हिंदू मूर्तियों में विष्णु बलराम आदि की मूर्तियाँ बनी हुई है। पाल कालीन मूर्तियाँ कांसे की मूर्तियाँ नालंदा के कुकड़ीहार जो गया में भी पड़ता है, सुल्तानगंज भागलपुर आदि से प्राप्त हुए हैं। फिर सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त बुद्ध की विशाल कांसे की मूर्तियाँ वर्तमान बर्मिंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में रखी गई हुई है। यह पाल काल के विशिष्टता के परिचायक। ये हमारा हो गया था कांसे की मूर्ति की विशेषता, इतना उसका विस्तार कर बता दिए हैं। उसके बाद हमारा दूसरा में आ जाएगा इसकी पत्थर की मूर्तियाँ। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो पाल काल में कांसे की मूर्तियों के साथ ही मुख्यतः बेसाल्ट पत्थर की विभिन्न मूर्तियाँ निर्मित हुई है। ये पत्थर मूर्तियाँ मुंगेर, संथाल परगना आदि क्षेत्रों से मंगाए जाते थे। पत्थर की मूर्तियों की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता थी कि शरीर के अग्रभाग का ही चित्रण किया गया है। मतलब इसमें आगे भाग को ही ज़्यादा बढ़िया से बनाया गया, पीछे पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। यह भी मूर्ति अलंकरण युक्त था, मतलब सजावटी ढंग से बनाया गया था। जैसे बुद्ध की मूर्ति जो बनाया गया उसके बाल पूरा अलंकृत तरीके से बनाए गए हैं, लगता है कि पूरा सजीवों की तरह जीवित मूर्ति बनाई गई है। कांसे एवं पत्थर की मूर्तियों के अतिरिक्त पाल मूर्ति कला से संबंधित रूपों में मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, मृद भांड आदि के भी प्रमाण मिलते हैं, जिनका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था या होता है। यह हमारा इतना नोट्स रहा। फिर इसके बाद तीसरा हमारा आ जाएगा विशेषता, तो पाल कालीन चित्रकला। देखिए सबसे पहले पाल कालीन की विशेषता क्या थी, तो उसका स्थापत्य था। उसके बाद दूसरा था वह मूर्ति कला था। उसके बाद तीसरी विशेषता हमारा है पाल कालीन चित्रकला की विशेषता। अब चित्रकला को भी पाल काल में दो भागों में बांटा गया है। पहला पांडुलिपि चित्रकला और फिर भित्ति चित्रकला। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। तो पाल कालीन कला के तहत चित्रकला की भी विशिष्ट स्थान है, जिसका मुख्यतः दो रूप दिखाई पड़ते हैं, पांडुलिपि चित्रण फिर भित्ति चित्रण हो जाएंगे। तो पांडुलिपि चित्रण या क्या है इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इस प्रकार के चित्रण मुख्यतः ताम्र पत्रों पर मिलते हैं।
इसको बनाने का उद्देश्य विषय वस्तु को विस्तार देना एवं सजाना था। इन चित्रों में मुख्यतः लाल, काला, पीला, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार के चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख है अष्टसहारिका प्राज्ञा परमिता नामक चित्र, जो वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस चित्र पर बौद्ध तांत्रिक कला का भी प्रभाव माना जाता है। ये हमारा हो जाएगा पांडुलिपि चित्रकला की विशेषता, यह हमारा था। देखिए इतना विशेषता हमारा था। उसके बाद दूसरा इसकी जो दूसरा भाग इसका है वह भित्ति या दीवार चित्रण। भित्ति मतलब क्या होता है, तो दीवार होता है, तो दीवारों पर चित्रण किया गया है। तो पालकालीन चित्रों में भित्ति चित्रण या दीवार चित्र भी उल्लेखनीय है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं नीचे दिया गया है। तो मानव, पशु, फूल आदि का ज्यामितीय तरीके से चित्रण किया गया है। आगे चलकर इस प्रकार के चित्रण का प्रभाव मधुबनी चित्रकला के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। फिर हो जाएगा सराहटीला से भित्ति चित्र के विशिष्ट उदाहरण मिले हैं। इतना हम इसका विस्तार कर सकते हैं। फिर इसका निष्कर्ष क्या हो गया, आलोचना, समीक्षा, निष्कर्ष। एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इसकी आलोचना दें कि पाल कला क्यों आलोचनात्मक है, इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब निष्कर्ष जो लास्ट में लिखते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पाल काल में कला के विभिन्न रूपों का विकास हुआ, लेकिन कला समीक्षकों द्वारा कुछ बिंदुओं पर पाल कला की आलोचना भी की गई है, जिसके प्रमुख निम्नलिखित हैं। मतलब इसमें बोल रहा है कि पाल कला में बहुत से कला का विकास हुआ, लेकिन कुछ बिंदुओं पर पाल कला की आलोचना भी की गई है। जैसे कि पाल कला के अधिकांश रूपों में पुनरावृत्ति दोष है, मतलब दूसरा वृत्ति को ही अपनाया गया है, अर्थात पहले से चली आ रही तत्वों को ही दोहराव तथा नयापन का अभाव है। मतलब जो पहले से चले आ रहा है जो कला, उसी को वह दोहरा कर बनाया गया है। मूर्ति कला के तहत पालकालीन मूर्तियाँ मौर्य काल से विकसित मथुरा एवं गांधार शैली तथा गुप्त काल की मूर्ति कला शैली के भी आधार पर निर्मित है। देखिए इसी के द्वारा बना हुआ है, मतलब ये दूसरे पर जो पहले से चले आ रहा है उसी के आधार पर यह बनाया हुआ है, यह कुछ नया तरीका नहीं है। चित्रकला के अधिकांश रूप अजंता बोध गुफा के चित्र से भी विकसित चित्रकला का पुनरावृत्ति हुई है, मतलब उसी को देखा देखी कर इसका भी बनाया गया है। एक विशेष मौलिकता को लेकर या वास्तव में मूर्तियों को अत्यधिक अलंकरण करने के कारण कृत्रिमता का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, जिसके कारण जीवंतता एवं स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। मतलब इसमें इतना मूर्तियों को अत्यधिक अलंकरण के कारण, मतलब उसमें अत्यधिक सजावटी के कारण कृत्रिमता, मतलब जो अभी जो कृत्रिमता दिखाई देती है, लेकिन जिसके कारण जीवंतता उसमें जो होती है, वास्तविकता एवं स्वाभाविकता जो है वह नष्ट हो जाती है। मूर्तियों के सिर्फ अग्रभाग को ही अंकन को लेकर भी इसकी आलोचना की गई है। मतलब मूर्तियों के सिर्फ आगे ही भागों को बनाया गया है, पीछे पर ध्यान नहीं दिया गया है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद कुल मिलाकर पाल शासकों ने पूर्व मध्यकालीन भारत की राजनीतिक में न सिर्फ सशक्त उपस्थिति दर्ज की, वरना स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला आदि का भी विकास की दृष्टि से गौरवशाली कला परंपराओं में नए आयाम भी जोड़े हैं।
ये हमारा निष्कर्ष था, उतना आलोचना था, ये हमारा लास्ट में ये निष्कर्ष था। तो यहाँ तक हमारा नोट्स हो गया है। अगर यह अच्छा लगा हो तो इसे आप ज़रूर इसको लाइक कर दें।